नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने कुवैत के अमीर से पश्चिम एशिया के हालात पर की बात। कुवैत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता पर हुए हमलों की कड़ी निंदा। तनाव कम करने बातचीत और कूटनीति का आह्वान। एनडीए सरकार के 12 साल, 9 जून 2024 को तीसरी बार पीएम पद संभाली नरेंद्र मोदी ने रचा था इतिहास। पीएम ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से डिजिटल क्रांति तक आज भारत ने बनाई अलग पहचान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए दफ्तर का किया दौरा। नीट परीक्षा को लेकर लिया तैयारियों का जायजा। शिक्षा मंत्री ने सभी राज्यों से की सहयोग की अपील। अब से थोड़ी देर में जुड़ेगा देश के सीमा प्रबंधन के डिजिटल रूपांतरण में नया अध्याय। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ। आज ब्रेक थ्रू के जरिए जोजिला टनल ने रचा इतिहास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी सुनिश्चित। और यूपी में ऑनलाइन संपत्ति रजिस्ट्री की नई व्यवस्था शुरू। ई पंजीकरण मॉड्यूल हुआ लागू। जमीन मकान की रजिस्ट्री होगी आसान, लोगों के समय और श्रम की होगी बचत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, हमारी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से हमने युवाओं, महिलाओं और अपने किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यह हमारे अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और सीधे आपको ले चलते हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना संबोधन दे रहे हैं। संबोधन दिया था कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से, तेजी से काम करूंगा, और वो काम हो भी रहा है। आज का दिन, आज के ऐतिहासिक दिन, मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि विकसित भारत जी राम जी, ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। अभी 30 जून तक मनरेगा के अंतर्गत काम चल रहा है। उस समय कई तरह के सवाल उठाए गए थे। ये योजना मजदूरों के रोजगार छीन लेगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं। आज हमने मनरेगा से जी राम जी की तरफ जाने के लिए हमारा ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, निर्बाध, बिना मजदूरों को 1 दिन का नुकसान किए लगातार काम मिलता रहे और बिना किसी परेशानी के एक योजना से दूसरी योजना में शिफ्ट हो जाए, उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। इस साल आपको पता है कि बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए, और आज हमने, चूंकि अभी ड्राफ्ट रूल्स वगैरह पर विचार विमर्श चल रहा है,
और नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ है ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। मैं अभी ग्रामीण विकास मंत्रियों, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री राज्यों के, उनसे बात करके आ रहा हूं वर्चुअली, और वो एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का। ये अकेला हमारा मतलब भारत सरकार का शेयर है। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है और राज्यों को जो आवंटन राज्यवार किया गया वो भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कई तरह की आशंकाएं प्रकट की गई थी। किसी का आवंटन घट जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा, किसी को कम मिलेगा, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूं, जो प्रपोज्ड इंटरिम एलोकेशन है, आंध्र प्रदेश 7,707 करोड़ 21 लाख रुपए, 7,707 करोड़ 21 लाख रुपीज। अरुणाचल प्रदेश 560 करोड़ 70 लाख रुपए, आसाम 1,929 करोड़ 70 लाख रुपए, बिहार 6,515 करोड़ 83 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ 3,354 करोड़ 85 लाख रुपए, गोवा में चूंकि गांव ग्रामीण क्षेत्र बहुत कम है 3 करोड़ 70 लाख रुपए, गुजरात में 1,540 करोड़ 54 लाख रुपए, हरियाणा में 590 करोड़ 19 लाख रुपए, हिमाचल प्रदेश 1,203 करोड़ 28 लाख रुपए, झारखंड 2,705 करोड़ 64 लाख रुपए, कर्नाटका 5,709 करोड़ 90 लाख रुपए, केरला 3,136 करोड़ 44 लाख रुपए, मध्य प्रदेश 6,252 करोड़ 3 लाख रुपए, महाराष्ट्र 4,420 करोड़ 32 लाख रुपए, मणिपुर 581 करोड़ 99 लाख रुपए, मेघालय 1,155 करोड़ 9 लाख रुपए, मिजोरम 611 करोड़ 65 लाख रुपए, नागालैंड 287 करोड़ 85 लाख रुपए, उड़ीसा 3,763 करोड़ 80 लाख रुपए, पंजाब 1,331 करोड़ 61 लाख रुपए, राजस्थान 7,581 करोड़ 87 लाख रुपए, सिक्किम 97 करोड़ 57 लाख रुपए, तमिलनाडु 7,585 करोड़ 49 लाख रुपीज, तेलंगाना 3,885 करोड़ 31 लाख रुपीज, त्रिपुरा 1,041 करोड़ 70 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए, उत्तराखंड 626 करोड़ 43 लाख रुपए और वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल 8,508 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज में 40 करोड़ 56 लाख, जम्मू एंड कश्मीर 1,151 करोड़ 20 लाख, अंडमान एंड निकोबार 4 करोड़ 44 लाख, लद्दाख 85 करोड़ 98 लाख, दादरा नगर हवेली दमन दीव 9 करोड़ 2 लाख, लक्षद्वीप 32 लाख। टोटल अगर इसका देखेंगे तो ये मिला के होता है प्रशासनिक व्यय 95,692 करोड़ 31 लाख रुपए, 95,692 करोड़ 31 लाख रुपीज। अब ये केवल केंद्र का हिस्सा है, राज्य इसमें अपना 40% मिलाएंगे तो कुल मिला के हो जाएगा 1,51,682 करोड़ के आसपास। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इतनी विशाल धनराशि गांव के विकास के लिए और मजदूर भाई और बहनों को रोजगार देने के लिए उपलब्ध है। हमने राज्यों से ये कहा है कि इस योजना को लागू करने की सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। 26 राज्यों ने विकसित भारत जी राम जी के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान कर लिए हैं। 4 ऐसे जिनने अभी बजटीय प्रावधान नहीं किए हैं, लेकिन आज
वो मेरी बैठक में, वर्चुअल बैठक में उपस्थित थे। वो राज्य हैं झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम। इनने भी कहा है कि वो अपने यहाँ बजटीय प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि उनके रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर्स उपस्थित थे। उनके मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्री को भी मैं पत्र लिख रहा हूँ। आवश्यक जो तैयारियां हैं वो भी हमने आग्रह किया है। एक तो स्टेट को स्टेट स्कीम नोटिफाई करनी पड़ेगी, उसकी अधिसूचना करनी पड़ेगी। मिजोरम, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश ने कर दी है, बाकी राज्यों से हमने कहा कि वो जल्दी करें। दूसरे, कृषि के पीक सीजन को भी अधिसूचित करना पड़ेगा, तो मिजोरम ने कर दिया है, बाकी राज्यों से हमने आग्रह किया है कि वो जल्दी करें। स्टेट रूल्स की अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। EKYC कंप्लीट करने का काम करना पड़ेगा, करें वो। और जिला और ब्लॉक स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस कैंपेन। तो राज्य सब तैयार है, मुझे लगता है, पूरी तरह से। और इस योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण भारत के लिए, गांव के लिए 2,80,000 पंचायतों के पास एक साल में 1,51,682 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हैं। अगर इसमें से मजदूरी का भी निकाल दिया जाए हिस्सा, तो 40% इसका, तो लाखों रुपए एक पंचायत के विकास के काम के लिए, अधोसंरचना के लिए उपलब्ध होंगे। और बिना किसी परेशानी के हम मनरेगा से विकसित भारत जी राम जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बिना मजदूरों को कोई परेशानी ना होने देते हुए। यही आज मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर, क्योंकि आज 9 जून थी और इसी दिन ये हमको इंटरिम एलोकेशन करने का ये अवसर मिला। आप सबको भी धन्यवाद। ये जो एलोकेशन है, ये वीपी जी राम जी के अंतर्गत है? जी हाँ। तो सर, अगर अभी वो रूल्स पे जैसे फीडबैक आ रहे हैं, तो ग्राउंड पे किस तरह से? तब तक ये इंटरिम है, ताकि काम ना रुके। रूल्स आएंगे तो उन पर विचार विमर्श करके उनको अंतिम रूप देंगे। सर, इसमें एक चीज सर मैं समझना चाहता हूँ, जो रूल्स थे, ड्राफ्ट रूल्स, उसमें ये था कि कुछ एक सर्टेन पोर्शन जो एलोकेशन का होगा स्टेट का, सेंटर अपने पास रख सकता है, जो उनको बाद में स्टेट को एक तरह से फ्लेक्सी अमाउंट के तौर पर रख सकता है, बाद में उनको स्टेट को देगा। तो वो अमाउंट कितना है? तो और दूसरी बात सर, यूपी को आपने 2,721 करोड़ रुपए एलोकेशन किया है। किसको? यूपी को। हाँ, तो ये 2000 नहीं, 9,000। 9,000। हाँ, 2000 नहीं, मतलब वो यूपी को मैं फिर बता दूं, 9,721 करोड़ 48 लाख। किसी भी राज्य का, मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे, इसका कम हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही, पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना, तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से। तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इरादे साफ होते हैं तो किसी परेशानी के आने का कोई सवाल ही नहीं। बंगाल के लिए दिया है 8,000 करोड़, ये क्या उनका पुराना पेंडिंग ड्यूज क्लियर करके हुआ या उनका नया एलोकेशन? उसमें से जब तक विवाद सुलझ नहीं जाते, क्योंकि कई तरह की आपत्तियां, काम हुआ है कि नहीं हुआ कि वैसे पैसे मांग रहे हैं, तब तक उसका सवाल नहीं है। हमने बचे हुए समय के लिए, चूंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये लिख के हमको दिया, जो नई सरकार बनी है, कि हम केंद्र सरकार की सारी नियम और शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। इसलिए अभी जो बचे हुए दिन है उसके लिए लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि मनरेगा के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को आवंटित कर दी गई है 30 जून तक के लिए, ये अगले साल के लिए। और अब आपको सीधे ले चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Let me see if I can pull out some clarification or some details on this particular matter for you. Keshav, on your question regarding Afghanistan, we had a meeting yesterday in New York where you see a permanent representative. He made a statement on the UNAMA briefing where we have reiterated that India and Afghanistan are contiguous neighbors and as civilizational states. Our ties have spanned centuries. We stand in favor of peace and stability so as to
in Afghanistan and in the region so as to foster development and stability in the region. We, as you know, we also talked about our development cooperation, our long-standing friendship and development cooperation that we continue to do in Afghanistan on the side of food security, on the side of medicine, pharma support, on health, and many of our development cooperation programs, it cuts across gender, it benefits people across the board, including women and children. We've also provided scholarships, capacity building programs to people of Afghanistan, and these will continue. We've also, you would have seen, we have also made statements or reflected on some of the peace and security related issues that were highlighted in the report, as also in the briefing that was done. Our position on Afghanistan remains as contained in the statement by a peer. We want to foster peace and stability, and we want to continue to work for the people of Afghanistan, for their development and for their progress. Huma, your question regarding women and children, as I told you, our development cooperation assistance are cutting across several sectors, from health to scholarships to food security to pharma support, self-help groups. They bring benefits to people across all segments of the society. In regard to your question regarding President of Venezuela, we did provide you an update of all the meetings that she had on the official side. She also had a private component of a program which you would have followed. We see Venezuela as a very important energy partner. As far as the meetings with other stakeholders are concerned, it is a matter of choice between Venezuela and the stakeholder concerned. So with that, two questions this side. कृष्ण मोहन शर्मा, मेरा सवाल बांग्लादेश के बॉर्डर से है। कुछ लोगों को जब हम इधर से भेज रहे हैं तो उधर से सरकार ने वापस कर दिया 10-12 लोगों को और कहा कि ये इंडियन नेशनल्स हैं। तो इसका फैसला कैसे होगा कि ये इंडियन नेशनल्स हैं कि बांग्लादेशी हैं? सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर, जो अभी आपने भी जवाब दिया है, लेकिन जिस तरह से वहाँ आम कश्मीरियों का नरसंहार हुआ है और भारत लगातार कहता रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर जल्दी पाकिस्तान वापस करे और हम एक दिन उसको लेंगे, विदेश मंत्री भी बार बार कह चुके हैं, आप लोग भी कहते रहे हैं, तो क्या किसी इंटरनेशनल फोरम पर आप आधिकारिक तौर पर इस मसले को उठाएंगे? जिस तरह से वहाँ कश्मीरियों के साथ बर्बरता हो रही है, जिस तरह से हत्याएं हुई हैं पुलिस की तरफ से आम कश्मीरियों की, तो किसी इंटरनेशनल फोरम या यूएन के फोरम पर क्या भारत उठाएगा इसको? थैंक यू। दो चीज़ें। पहला, कृष्ण मोहन जी, आपका सवाल बांग्लादेश को लेके है। हम लोगों ने जैसे पहले कहा है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा है, अगर वो अवैध रूप से रह रहा है तो उसके पीछे उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास जो अपने कानून है उसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक बात रही जो आपने कहा कि कुछ लोग नो मैंस लैंड में हैं, शायद इसका जिक्र कर रहे थे आप, तो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही है और ये बातचीत के दौरान शायद इस पर कुछ चर्चा हो। Sorry? No, he asked about illegal Bangladeshi nationals or the state of some people who are caught. So I said that for all foreign nationals, if they are staying in India illegally, we have certain rules and laws which will be followed. And as far as this particular issue is concerned, which Krishna Mohan flagged, presently talks are going on between Border Guard Bangladesh and between the BSF on Indian side, DG level talks, and they would be discussing all relevant issues. ब्रह्म, आपका सवाल था पाक अधिकृत कश्मीर को लेके। तो एक चीज़ मैं स्पष्ट देना चाहता हूँ कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और जैसा कि मैंने कहा कि जो वहाँ बर्बरता हो रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है, और ये हमारी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अपने अत्याचारों के लिए उसको जवाबदेही ठहराएगा। So with that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press briefing. Thank you.
विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर एमईए प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि भारत अफगानिस्तान में शांति और विकास का पक्षधर है और जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां पर जो बर्बरता हुई है उसे पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है और वहाँ पर जो न्याय है वो अपेक्षित है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहे डीडी न्यूज़ के साथ। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे सुरक्षा हालात पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताते हुए कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हुए हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई। उन्होंने कहा, मौजूदा संकट का समाधान संवाद, कूटनीति और तनाव कम करने के प्रयासों के जरिए ही संभव है तथा जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कुवैत में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने पर कुवैत के अमीर का आभार भी व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को आयोजित होने जा रही नीट परीक्षा को लेकर एनटीए कार्यालय जाकर परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की है। इस बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में संबंधित विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। परीक्षा में सहयोग के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अनुरोध पत्र लिखा है। आने वाले दिनों में भारत सरकार के गृह सचिव भी इस ओर उच्च स्तर की बैठक करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों के अभिभावकों को भी आश्वस्त किया है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और त्रुटि रहित होगी। एनटीए री नीट एग्जामिनेशन 21 जून को करने जा रहा है। इसके हम इस बीच में कई बार उसके रिव्यू किए हैं। मैं आज प्रत्यक्ष एनटीए हेडक्वार्टर आया था। जेई री नीट की प्रस्तुति कैसे चल रहा है इसको थोड़ा समीक्षा करने के लिए। इस बीच में सारे कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ जो जो चीज़ करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर बनाने से लेके उसके आगे की जो प्रक्रिया रहती है उसकी दायित्व रहती है एग्जामिनेशन सेंटर तक सटीक समय पे पहुंच जाना। जिस विभाग उस काम पे संश्लिष्ट है, इस बार हम लोग थोड़ा और ज़्यादा प्रिकॉशन लिए हैं। इस बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में संबंधित विभागों की सचिवों की एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो गई है। मैंने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रक्षा भूमि पर 250 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS स्थापित करने को मंजूरी दी है।
रक्षा मंत्रालय की खाली पड़ी लगभग 850 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाली ये परियोजना रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली बड़ी अक्षय ऊर्जा पहल है। परियोजना का क्रियान्वयन एनटीपीसी लिमिटेड प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से करेगा। इसका उद्देश्य रक्षा प्रतिष्ठानों को स्वच्छ और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना और पारंपरिक ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम करना है। इससे रक्षा संस्थानों के बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत होगी। रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट्स और एनटीपीसी के समन्वय से विकसित होने वाली ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता का महत्वपूर्ण उदाहरण बनेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। ये पहल स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इस अवसर पर गृह मंत्री चौकी और श्रीमंतपुर भूमि बंदरगाहों पर नवनिर्मित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा सुरक्षा कर्मियों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के लिए बुनियादी ढांचागत सहयोग और अधिक सुदृढ़ होगा। एलपीएमएस का शुभारंभ भारत की आधुनिक और तकनीक सक्षम स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट प्रणाली की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।